आपको खबरें विस्तार से बताने जा रहे हैं। पश्चिमी एशिया में युद्ध के 22 दिन हो गए हैं। मिसाइलों और बमों की बरसात हो रही है। खाड़ी में संकट गहराता ही जा रहा है। तबाही और भारी मानवीय संकट भी पैदा हुआ है। हजारों लोगों की जान अब तक जा चुकी है। और इस सब के बीच जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, खाड़ी देशों को भाईचारे और सहयोग का संदेश देते हुए नजर आए। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम देशों के एकजुट होने की अपील की है। उनके इस संदेश का मकसद क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और सहयोग को मजबूत करना बताया जा रहा है। वहीं ईरान की मिसाइल क्षमता ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका भी दिया है। हाल ही में ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया बेस पर मिसाइलें दागी है, जिससे ये संकेत साफ तौर पर मिल रहा है कि ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। हवाई हमले और मिसाइलों की धमक ने पूरी आबादी को डर और अनिश्चितता में कहीं ना कहीं डाल दिया है। उधर अमेरिका को इस युद्ध में भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में क्या राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध से पीछे हटेंगे, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। पश्चिमी एशिया वॉर में अब आगे आखिर क्या होगा, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। मसूद पेजेश्कियान ने यहाँ पर कहा है कि हम इस्लामी देशों के साथ युद्ध नहीं चाहते। मसूद पेजेश्कियान ने इस्लामी देशों को लेकर कहा है कि वो हमारे भाई हैं, दुश्मन हमारे बीच समस्याएं पैदा कर रहा है। ईद और ईरानी नया साल था, उस मौके पर मसूद पेजेश्कियान बयान दे रहे थे और बड़ा संदेश वो यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं। और इस्लामिक ब्रदरहुड की बात सीधे तौर पर यहाँ पर उन्होंने कही है, इस्लामी देश हमारे भाई हैं और दुश्मन हमारे बीच में समस्याएं पैदा कर रहा है। और यही जो है अब बात यहाँ पर सामने आ रही है कि क्या पेजेश्कियान का ये जो बयान है एक नए समीकरण बनाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ यहाँ पर अशोक सज्जनहार सर भी मौजूद हैं, जो पूर्व राजनयिक है, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। संजय सोई सर, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जिस तरह की स्थिति हम यहाँ पर फिलहाल देख रहे हैं, ये जो बड़ा संदेश मसूद पेजेश्कियान दे रहे हैं, इस्लामिक ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, अब आपको यहाँ पर लग रहा है कि एक नया समीकरण यहाँ पर बन सकता है इस संदेश के बाद, क्योंकि ईद के मौके पर और ईरानी जो नया साल है नवरोज, उसके मौके पर पेजेश्कियान का ये बयान सामने आया है। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। और जैसे आपने ईद और नवरोज की याद दिलाई, आपके चैनल के थ्रू मैं भी सभी हमारे मित्रों को नवराज और ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। जहां तक ये बात है, देखिए इस समय में जो माहौल है, ईरान का स्टेटमेंट तकरीबन रोज बदली हो रहा है। पहले पेजेश्कियान ने बोला था हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, फिर मध्य पूर्व के देशों पर हमला कर दिया। जब ईरान के पास ऑयल फील्ड पर हमला हुआ, गैस फील्ड पर हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने दबा के हमले किए और उनकी जो रिफाइनरीज और गैस प्लांट्स को काफी हद तक बहुत नुकसान पहुंचा, चाहे वो कतर हो, यूएई हो या फिर सऊदी अरेबिया हो। तो और इनके जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाली अमेरिका की बेसिस पर हमला नहीं कर रहे हैं, ये बाकी जगह पर भी हमला कर रहे हैं। इनके एयरपोर्ट पर हमला कर रहे हैं, इनकी बाकी बिल्डिंग्स पर जहां पर इनके ऑफिसेज हैं या और सिविलियन इलाके हैं, वहां पर भी ईरान के हमले जारी हैं। और इस बारे में सऊदी अरेबिया और बाकी देशों ने काफी नाराजगी भी जाहिर की थी और उन्होंने ये भी कहा था सऊदी अरेबिया ने कि आप इसको हमको कमजोर ना समझे, हम अच्छी तरह जवाब देना चाहते हैं। अभी तक मैं ये मानता हूँ कि शुक्र है कि अभी तक इसमें कहीं इस तरह का उनसे जवाब शुरू नहीं हुआ, नहीं तो युद्ध और ज्यादा फैल जाता था। तो इस समय में जो ये बयान है, इसका मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं लेनी चाहिए। ये खाली मेरे ख्याल से ईद के लिए मुबारकबाद वाली बात है और नवरोज को मुबारकबाद वाली बात है, पर ऑन ग्राउंड ये हमले इसी प्रकार से जारी रहेंगे, चाहे वो कोलेटरल डैमेज के तौर पर, जब वो अमेरिका की बेसिस पर हमला कर रहे हो तब इनके देशों इनकी जगह पर हमला हो रहा है, या फिर इनको एक मैसेज के लिए कि आप अमेरिका को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दो, नहीं तो आपके ऊपर हमले होते रहेंगे। पर मुझे लगता नहीं कि जिस तरह से जंग चल रही है इसमें किसी प्रकार से भी शांति होगी। अदिति जी बिल्कुल, यहाँ पर अशोक सर आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी, आप किस तरह से देख रहे हैं पेजेश्कियान को, बयान को? क्या आप मेजर जनरल साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए अदिति। और जो आपका प्रश्न है, मैं जनरल संजय सोई की बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए ये केवल कहने की बातें हैं, क्योंकि उनके भी बयान बदलते रहते हैं। अगर वो ये समझते हैं जो मुस्लिम जो इस्लामिक ब्रदरहुड है सभी को साथ में रहना चाहिए, तो आप देखिए कि यहाँ पर इनके 54 देश हैं, 54-55 देश हैं, मुस्लिम देश हैं,
और सबसे ज्यादा लड़ाई, भयंकर लड़ाई जो होती है ये मुसलमान देशों के बीच में ही होती है। आप देख लीजिएगा इस पूरा जो इस क्षेत्र का इतिहास है, चाहे ईरान और इराक के बीच में रही हो, इराक और कुवैत के बीच में रही हो, अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, तो उनके बीच तो लड़ाई होती रहती है। तो ये मेरे विचार से केवल कहने की बातें हैं, ये उनको बहलाने के लिए जो हम तो आपके साथ हैं। परंतु देखिए इसका भी सोचना पड़ेगा आदित्य जी, जो अगर इन्होंने बेसिस बनाई है, अमेरिका को इनवाइट किया, जो आप यहाँ पर बेसिस बनाई है, तो अब वो किसके लिए उन्होंने बनाई हैं? वो ईरान के विरुद्ध ही उन्होंने बनाई हैं। तो इसीलिए ऐसी ही बात ये कहना जो हम तो भाई भाई हैं और ये दुश्मन हमारे बीच में वो कर रहे हैं, दुश्मनी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। और मेरे विचार से ये जो देश हैं, इस बात से कोई उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। कल आपने देखा है जब सऊदी अरेबिया की वहां पर रेड सी पर जो रिफाइनरी है यानबू, जहां से वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना चाहता था, वहां पर भी उन्होंने मारा। और सऊदी अरेबिया ने कहा इसमें, जो आप ये मत सोचिए, हमारे जो पेशेंस, हमारी जो रिस्ट्रेंट की एक सीमा है, और अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो हमको भी आपका इसका जवाब देना पड़ेगा। तो अभी तो बड़े रिस्ट्रेंट से बात कर रहे हैं, कतार ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट कल इशू किया है। तो ये अब कहने की बात है, पहले भी उन्होंने कहा था हम माफी मांगते हैं जो हम आपके ऊपर हमला आपके ऊपर हो रहा है। अगर केवल बेसिस पर करना था तो उनको लिमिट करना चाहिए बेसिस पर, और अगर एक दो मिसाइल इधर उधर कोलैटरल डैमेज हो जाता है तो कोई बात नहीं। पर ये तो टारगेटेड अटैक्स कर रहे हैं उनकी रिफाइनरीज पर, उनकी पाइपलाइंस पर, उनके हवाई अड्डों पर, उनकी सिविलियन पॉपुलेशन पर। तो इससे कोई ऐसा बहलने वाला नहीं है इन देशों में। बिल्कुल, यहाँ पर सर इसके हर पहलू पर हम युद्ध पर बात करेंगे। यहाँ पर एक और जो बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है हॉर्मूज को लेकर, उस पर भी एक बार हम नजर डाल रहे हैं। अमेरिका हॉर्मूज का इस्तेमाल नहीं करता, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जो हॉर्मूज का इस्तेमाल करता है वो सुरक्षा करे। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से यहाँ पर सीधे तौर पर ये संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका तो हॉर्मूज का इस्तेमाल नहीं करता। तो अब सोशल मीडिया पर वो ये लिख रहे हैं कि ईरान युद्ध में हमने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ईरान की मिसाइल क्षमता, उसके लॉन्चर और उनसे जुड़ी हर चीज को पूरी तरह से हमने नष्ट कर दिया। हॉर्मूज स्ट्रेट की निगरानी और सुरक्षा उन देशों को करनी चाहिए जो इसका उपयोग करते हैं। अमेरिका इसका उपयोग नहीं करता। अगर हमसे अनुरोध करेंगे तो हम इन देशों को प्रयासों में मदद जरूर कर देंगे, लेकिन ईरान का खतरा समाप्त होने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। अशोक सर, इस बयान को किस तरह से लिया जाए, क्योंकि ये कह जरूर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पल्ला झाड़ते हुए, लेकिन एक तरफ वो नेटो को धमकी देते हैं कि वो साथ नहीं आ रहा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अमेरिका तो हॉर्मूज का इस्तेमाल नहीं करता, तो जो करता है वही सिर्फ रक्षा करे उसकी। जी देखिए, वो तो वहां से अभी नहीं लेता है तेल। पहले तो अमेरिका बहुत तेल यहाँ से लिया करता था, अब उसमें ऐसी क्षमता हो गई है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है पूरे विश्व में। परंतु देखिए पिछले कितने दशकों से, कितने जब से तेल मिला है, चाहे सऊदी अरेबिया में, कतार में, कुवैत में वगैरह वगैरह, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये अमेरिका ने ही हमला किया है, उसी की वजह से ये सब कुछ वहां पर हो रहा है, क्योंकि ये दबाव डालने के लिए अमेरिका के ऊपर। तो वैसे अमेरिका का वहां पर से अपना पल्ला झाड़ लेना तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर इससे विश्व के तेल के दामों में ज्यादा इजाफा होता है तो जो अमेरिका है उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो केवल सभी और देशों के लिए बहुत मुश्किल होगी, भारत के लिए, जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, सभी जो भी ऑयल इंपोर्टर्स हैं, गैस इंपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर बहुत इसका दबाव पड़ेगा। परंतु अगर विश्व के दाम बढ़ेंगे, जैसे हमने देखा पहले करीब $60-70 पर बैरल थे ब्रेंट क्रूड का, अब वो करीब 110 हो गया है, 60-70% उसमें इजाफा हुआ है। तो अमेरिका में भी जो गैस स्टेशन पर जो प्राइसेस हैं वो करीब पहले $2-2.5 पर गैलन था, अब वो करीब $3.5 पर गैलन हो गया है। तो उनके यहाँ पर भी इसका इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ेगा। तो ये कहना ठीक नहीं है। ये मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपलिस्टिक आर्ग्यूमेंट है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि वो उसको कर नहीं पाए हैं, तभी वो कह रहे हैं जो हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है।
प्रयास सत्यनारायण उन्होंने सर, किया है सिर्फ नेटो नहीं के कि देशों। डोनाल्ड ट्रंप ये हॉर्मूज को लेकर बात कह रहे हैं, वो इधर नेटो देशों पर भी डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने नेटो देशों को कागजी शेर कहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि नेटो देशों से नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप हर तरह से जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के बिना नेटो कागजी शेर है। ईरान जंग में खुलकर साथ नहीं देने पर एक तरह से ट्रंप की खींच है जो इस तरह से सामने आ रही है, और वो लिख रहे हैं कि अमेरिका के बिना नेटो कागजी शेर है और कायर है। ईरान को परमाणु शक्ति वाला देश बनने से रोकने के लिए लड़ाई में वो शामिल नहीं होना चाहते। अब जबकि ये लड़ाई सैन्य रूप से जीती जा चुकी है और उनके लिए इसमें बहुत कम खतरा है, वो तो ये तेल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन हॉर्मूज को खोलने में मदद नहीं करना चाहते, जबकि एक सरल सैन्य कार्रवाई है। तो मेजर जनरल साहब, ये जो बयान यहाँ पर ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि नेटो जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर हाथ खींचता हुआ भी नजर आया, और ये खींच जो है डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग तरीकों से यहाँ पर सामने लेकर आ रहे हैं। क्या इससे कोई भी फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये बात जो हम पेजेशियान के बारे में बोल रहे थे वो तो सबसे ज्यादा ट्रंप पर लागू होती है, क्योंकि वो कहते क्या है और करते क्या है। नहीं, बिल्कुल अदिति जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप के बयान और क्रेडिबिलिटी दुनिया में ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। सुबह कुछ और शाम को कुछ बयान आता है। कभी जैसे भी इजराइल ने हमला किया था पार्स गैस फील्ड पर, उससे भी उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। कई बार बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी लेने से मना कर देते। नेटो के देशों ने भी देखा कि जब रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी उन्होंने बीच में हाथ खींच लिया कि आप अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल करें, आप अपना बजट बढ़ाइए, आप ने अपनी सुरक्षा के लिए सोच विचार करना है। तो एक जो भरोसे वाली बात है नेटो के देशों में, वो कुछ कारण क्या कहते हैं। देखिए, एक तो जो भरोसे की बात खत्म हो गई है कि उनको भरोसा नहीं कि आज मान लीजिए वो अमेरिका के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खड़े भी होते हैं तो फिर कल को फिर ये हाथ खींच लेंगे, जैसे कि अभी वो बात करेंगे जिसको चाहिए वो रास्ता खोले, बाकी हम क्यों करें इसके बारे में। दूसरी बात, उन्होंने ये भी देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नेटो के प्राविधान में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर किसी देश पर हमला नहीं किया गया, यहाँ पे हमला ईरान के ऊपर किया गया, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है। तीसरी बात यह कि आर्टिकल 5 भी इसी कारण से एप्लीकेबल नहीं होता। तो उन देशों ने एक तरह से रेजिस्टेंस है कि हम क्यों इस चीज में पड़े। और चौथी बात यह कि वहां पर इतना आसान नहीं है उसको खोलना। अगर आप शिप को स्पॉट करते हैं या उसको खोलने की बात करते हैं तो वो क्योंकि इतना नैरो है कि मान लीजिए आपने उनकी नेवी को बर्बाद भी कर दिया, फिर भी किनारे से वो ड्रोन्स के द्वारा, रॉकेट्स के द्वारा, माइन्स के द्वारा, या फिर उनकी जो अंडर वाटर मिनी सबमरीन है, स्पीड बोट्स के द्वारा, इनके द्वारा भी उनको क्षति पहुंचाई जाती है। जो टैंकर में काफी वल्नरेबल होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, पूरा तेल से भरा होता है, कुछ भी छोटा हमला भी उसके ऊपर काफी आग का कारण बन सकता है। तो ये सब कारणों को देखते हुए उनको ये लग रहा है कि इसमें सिर्फ बातचीत से ही हमला बात सुधर सकती है। और ईरान भी धीरे धीरे अपना ढीला कर रहा है। उन्होंने जापान से भी बातचीत चल रही है कि हम आपके शिप्स को भी परमिट कर देंगे। भारत, चीन, पाकिस्तान और टर्की को तो उन्होंने पहले ही अलाउ किया हुआ है, अब जापान से ही बात हुई। और मुझे लग रहा है कि जो जो यूरोप के देश ईरान के साथ शायद खड़े होंगे, शायद उनको भी धीरे धीरे शायद परमिट कर दें, ताकि इनके अंदर एक डिवाइड बना रहे। जी अदिति, बिल्कुल सर। और इस सबके बीच में एक और जो बड़ी खबर आई जिसने सबको कहीं ना कहीं चौंका दिया, वो खबर आई डिएगो गार्सिया सैन्य बेस पर ईरान के हमले को लेकर। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमला किया है। आपको बता दें, ब्रिटेन और अमेरिका का साझा सैन्य बेस है ये यहाँ पर, और हिंद महासागर में ये स्थित है। और यहाँ पर ईरान का हमला करना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने डिएगो गार्सिया स्थित अमेरिका ब्रिटेन के सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर कम से कम 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इनमें से एक मिसाइल को उड़ान के दौरान ही फेल कर दिया गया, वो फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को अमेरिकी युद्धपोत ने हवा में ही मार गिराया है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया जो द्वीप है वो ईरान से करीब 3800 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। और इतनी दूरी तक मिसाइल से हमला कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि ईरान के पास लंबी दूरी तक की हमला करने वाली मिसाइलें अभी भी मौजूद है। तो ये बड़ी खबर यहाँ पर है। हम सीधे रुक करेंगे हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन का। राजीव, इस खबर ने सबको चौंका दिया और कहीं ना कहीं सबको चिंता में भी डाल दिया है कि आखिर ईरान की शक्ति है कितनी, इसका अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये करीब 4000 किलोमीटर तक ले जा पा रहा है अपनी मिसाइल्स को, तो इसका मतलब है कि अभी भी उसकी सैन्य ताकत का अंदाजा सही नहीं है। अब बिल्कुल सही कह रही है कि बहुत बड़ी खबर है, पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान की अगर कोस्ट लाइन से बात करें तो करीब करीब 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया को हिट करना,
वो जगह को हिट करना जो अमेरिका और ब्रिटेन का एक सैन्य अड्डा है। ये वही जगह है कि जहां से जो खाड़ी देशों में इराक के खिलाफ अभियान हुआ, चाहे दूसरे जगहों में अभियान हुआ, ईरान के ये अमेरिका के फाइटर यहीं से फ्लाई करते हैं। और करीब 4000 किलोमीटर दूर हिट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत देता है अमेरिका को। कहीं ना कहीं ये चिताता है कि ईरान की सैन्य ताकत को आप कम करके मत आकिए। ईरान की जो मिसाइल पावर है, जो ड्रोन पावर है, वो लगातार हमला कर रहा है। पर ईरान ने ये पहली बार इस चीज को कह सकते हैं कि दुनिया के सामने दिखाया कि उसके पास ऐसे मिसाइल है जो 4000 किलोमीटर दूर तक हिट कर सकते हैं, निशाना बना सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। अब तक ईरान का यह कहना था कि उसके पास ऐसे मिसाइल है जो 1500 से 2000 किलोमीटर, या खुर्रम शहर की बात करें या दूसरे जो बात करें मिसाइल की नुसरुल्लाह की बात करें, वो इतना दूर हिट करता है। लेकिन 4000 किलोमीटर दूर हिट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा है, जो अमेरिका को संकेत है कि ईरान को कमतर करके मत आकिए। बिल्कुल राजीव, और ये ऐसा सैन्य ठिकाना कहा जाता है जहां से अमेरिका साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीका पर नज़र रखता है। और ऐसे में ये बात कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है, रणनीतिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेजर जनरल संजय सोई साहब, मैं आपके पास इस खबर के साथ आना चाहती हूँ। ये जो हमला किया गया है ईरान की तरफ से, भले ही यहाँ पर अमेरिका ने ये दावा कर दिया है कि एक मिसाइल फेल हो गई, एक को उन्होंने बीच में ही मार गिराया है, लेकिन किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? 3800 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है और वहाँ तक ईरान की मिसाइल पहुँच रही है। देखिए, ऐसा है कि बात सही है कि 3800 किलोमीटर तक मिसाइल लॉन्च करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ईरान के पास जो नून कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल्स हैं, जिसको कि वो फायर करते रहे और जिसका कि असर नजर आ रहा है। लेकिन 3800 किलोमीटर, ये एक मैसेजिंग वाली बात ज्यादा है, इसका असर वहां पर इतना नहीं होता, क्योंकि एक दुनिया में मैसेज है कि आप देखिए हम किस प्रकार से डिएगो गार्सिया तक हम हमला कर रहे हैं, जहां अमेरिका की बहुत सुरक्षित बेस है, इंग्लैंड की बेस है, उसके ऊपर हम हमला करने की कुव्वत रखते हैं और हमला कर सकते हैं। लेकिन एक को रास्ते में गिरा दिया, एक रास्ते में खुद ही गिर गई, तो इतनी रेंज है या कितनी टेस्टेड है, ये बात अभी देखनी पड़ेगी। लेकिन डेफिनेटली एक मैसेजिंग वाली बात है यहाँ पर। दूसरा एक चीज और देख रहे हैं, कई चीजें निकल के आ रही हैं कि जो F-35 के ऊपर भी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने उसको गिरा दिया, जबकि अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और वो सबसे आधुनिक जहाज के ऊपर भी ये लोग हमला कर रहे हैं। जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, अभी पूरा कंफर्मेशन शायद अमेरिका की तरफ से नहीं हुआ है कि हमला किया, जो डैमेज हुआ वो शायद लैंड करने में सफल रहा है। तो ये जो कई चीजें जो लड़ाई में आप सीक्रेट हथियार रखते हैं, और ईरान भी अपने धीरे धीरे ज्यादा आधुनिक हथियार धीरे धीरे निकाल रहा है। जैसे उन्होंने नसरुल्लाह मिसाइल बाद में निकाली है, या सेजल मिसाइल सिस्टम बाद में निकाले। पहले उन्होंने अपने पुराना मिसाइलों का जखीरा जो इतने आधुनिक नहीं है उनको अटैक किया है। तो ये सब देखते हुए मेरे ख्याल से ईरान जो है बहुत ही सोची समझी तरीके से जंग लड़ रहा है। ये इतनी लीडरशिप खत्म होने के बाद भी उनकी जो सोच विचार है और लड़ाई के तरीके में किसी प्रकार की कमी मुझे नजर नहीं आ रही है। सज्जनहार सर के पास भी लेकर जाऊंगी। सज्जनहार सर, डिएगो गार्सिया का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि इसे B-2, B-52 जैसे जो खतरनाक अमेरिकी बॉम्बर्स हैं, उनका ये आइलैंड दूसरे घर की तरह है, और इसी द्वीप से अमेरिका ने गल्फ और इराक वॉर को कंट्रोल किया था। यहाँ पर अगर ये पहुंच रहा है ईरान, और ये अब युद्ध में अहम केंद्र एक तरह से बनता जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये उनके लिए बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, और सबसे ज़्यादा क्योंकि जैसे हम देखते हैं राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा कहते हैं जो अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो सबसे बेहतर है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। जो देखिए कैसे हमने वेनेजुएला में गए, वहाँ पर काराकास में उनके जो राष्ट्रपति थे निकोलस मदुरो को, उनको हमने उठा लिया, हमारे एक भी सैनिक को किसी को क्षति नहीं पहुंची, वो एक भी उधर से गोली नहीं चला पाया, और इतनी हमारी सैन्य शक्ति है, हमने सब कुछ डिसेबल कर दिया उनको। तो वही वो इतने अपनी छाती ठोक कर कह रहे थे जो हम जो कुछ भी चाहते हैं विश्व में वो कर सकते हैं। और ये जो वेनेजुएला में उन्होंने जो किया था उससे तो ऐसा ही लग रहा था जो उन्होंने इतनी अच्छी प्रेपरेशन की है, जिससे कि बिल्कुल ही उनके जो सब सिस्टम्स हैं साइबर अटैक्स वगैरह से सभी को एकदम नाकाम कर दिया था।
तो उनका कोई मुकाबला नहीं है, अमेरिका की सैन्य शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं जो कहाँ उनके करीब 15-20 हज़ार के ड्रोन हैं जो ईरान ने, और उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं पिछले 20-25 साल से, परंतु उस समय भी उसने ये सब ड्रोन निकाले हैं और हर ड्रोन को मार गिराने के लिए इनको 2-2 मिलियन डॉलर की अपनी मिसाइल, अपने ये पेट्रियट और थार्ड सिस्टम्स और उधर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मतलब देखिए असंतुलन कितना है, जो कितना एडवांटेज है ईरान के पास। और यहाँ पर अगर इतने समय में वो वहाँ पर एक अपनी मिसाइल फेंक सकता है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं हो, उसका पूरा वो नहीं पहुँचता, परंतु पूरे विश्व में जो इसका एक संदेश जाता है, केवल अमेरिका के लिए ये संदेश नहीं है, सिग्नलिंग नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। जो अमेरिका से जो इतना लोग डर रहे थे और जो देश डर रहे थे, जो हम तो इसके विरुद्ध बिल्कुल खड़े ही नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने दिखा दिया है ईरान ने, जो हम अपनी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके मिसाइल सिटीज को हम पहाड़ों के नीचे उसको हम इस्टेब्लिश करते हैं, जिससे कि या चाहे कारपेट बॉम्बिंग करते रहें, बॉम्बार्डमेंट करते रहें, ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स लगाते रहें, परंतु जैसे हम करते हैं उसका वो पहुंच नहीं पाते। और ड्रोन्स को तो बिल्कुल वो नहीं, उससे उनकी क्षमता इतनी है जो बिल्कुल उसके विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते। राजीव रंजन के पास भी यहाँ पर जाना चाहूंगी। किस तरह से ईरान अटैक कर रहा है, अभी आप दिखा भी रहे थे राजीव, डिएगो गार्सिया कितनी दूरी पर है और किस तरह से जो ईरान ने मिसाइल दागी है। तो रणनीतिक रूप से बहुत अहम ये द्वीप है और ब्रिटेन और अमेरिका का जॉइंट ये मिलिट्री बेस है। राजीव, ऐसे में इसको निशाना बनाने को किस तरह से आप आकलन कर रहे हैं इस पूरी स्थिति का? वो ये समझता हूं कि इतिहास में, डिएगो गार्सिया के इतिहास में पहली बार जो है वहां पर किसी ने हिट किया है, हमला करने की कोशिश की। अलग बात है कि निशाना चूक गया या अमेरिकी एयर डिफेंस जो सिस्टम ने उसको विफल कर दिया, ये दूसरी बात है, लेकिन वहां तक किसी मिसाइल को हिट करना अपने आप में बड़ी बात है। 50-60 साल की अगर हिस्ट्री में देखें तो पहली बार है। और ये कहां पर है? मॉरिशस के पास एक छोटा सा आइलैंड है जिसको अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर जो है एक सैन्य अड्डा के तौर पर विकसित किया, और यहीं से जो अमेरिका के फाइटर जो है ब्रिटेन के जो लड़ाकू विमान फ्लाई करते हैं, यानी टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं। खुदा ना खास्ता आप ये समझिए कि अगर ये हिट कर रहे हैं तो अगर फाइटर को निशाना बनाते हैं तो कितनी बड़ी बात होगी। बिल्कुल वैसे ही बड़ी बात होगी जिस तरह से जो अमेरिका का जो अवैध फाइटर कहा जाता था F-35, जिसको ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया। तो कह सकते हैं कि जो ईरान जो अपने एक हथियार के पिटारे से एक से बढ़कर एक मिसाइल निकाल रहा है, जैसे कल नसरुल्लाह निकाला था, और आज जो 4000 किलोमीटर दूर तो मार करने वाले मिसाइल से हिट कर रहा है, तो दुनिया को जताने की कोशिश कर रहा है कि आप हमको कमतर मत आकिए। यह भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कल की तारीख में ईरान जो है अमेरिका तक हिट करने वाला, यानी 10,000 किलोमीटर तक हिट करने वाला कोई मिसाइल जो है अमेरिका को टारगेट करे। तो ये सब देखने, ये सब समझने वाली बात होगी कि ईरान की जो ताकत है वो कितनी बढ़ चुकी है। हाल के कई सालों की बात करें, उसके पास जो मिसाइल और ड्रोन की जो ताकत है, वो अब जो अमेरिका को जो कहा जाता था कि उसका किला अभेद है, कोई हमला नहीं कर सकता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो इस मिथ को तोड़ने का काम ईरान ने बखूबी किया है। बिल्कुल। मेजर जनरल संजय सोई, बिल्कुल आखिरी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। सबके मन में यही सवाल है, क्या लग रहा है ये आने वाले दिनों में जल्द खत्म होगी ये लड़ाई या नहीं? जी बिल्कुल, जैसे युद्ध तो मुझे लगता नहीं कि जल्दी खत्म होगा, क्योंकि जब तक ईरान के जखीरे चलते रहेंगे तो ये लड़ाई जारी रहेगी। अगर मान लीजिए उनका स्टॉक खत्म ही हो जाता है, फिर भी लड़ाई जीती हुई नहीं मानी जाएगी। सिर्फ 2 लाइन और कहूंगा कि अगर ईरान अपने सर्वाइवल के लड़ रहा, अगर ईरान युद्ध नहीं हारता है तो मतलब वो जीत गया, और अगर अमेरिका युद्ध नहीं जीतता है तो वो युद्ध हार गया। तो यहाँ पर इस तरह की बातों आज कि अगर ईरान जीतता नहीं है तो वो हारा हुआ भी नहीं माना जाएगा, और अगर अमेरिका भी नहीं जीतता है तो उसकी हार यहाँ पर मानी जा सकती है। मेजर जनरल संजय सोई साहब, अशोक सज्जनार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए।